आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भारतीय नागरिकों को बचाने के अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन के तहत सूडान में फंसे 3000 भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश हो रही है। दरअसल सूडान में फौज और पैरामिलिट्री के बीच युद्ध हो रहा है। दोनों के बीच युद्ध क्यों हो रहा है ये बताते हुए मैंने जो स्टोरी की थी उस स्टोरी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जिन्होंने वो स्टोरी नहीं देखी उन्हें उस स्टोरी का लिंक इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस स्टोरी में बात इस पर करेंगे कि आज के दौर में लाखों भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और लाखों भारतीय हर साल विदेश घूमने जाते हैं। इस अशांत दौर में दुनिया कभी महामारी तो कभी युद्ध से जूझ रही है। ऐसे में ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी से बाहर रह रहे भारतीयों के रेस्क्यू के बारे में भारत क्या सीख सकता है उसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, सूडान में जो चल रहा है उससे भारत ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने की सीख ले सकता है। दरअसल आज के दौर में नॉन रेजिडेंट इंडियंस की संख्या 1,40,00,000 से ज़्यादा है और हर साल करीब 70 लाख भारतीय टूरिस्ट दुनिया घूमने जाते हैं। ऐसे में 2020 की जनवरी से अब तक कोरोना महामारी से लेकर 2022 की फरवरी में यूक्रेन युद्ध और अब सूडान का युद्ध इस बात का गवाह है कि दुनिया कोई बहुत सुरक्षित जगह नहीं रह गई है। ऐसे में किसी भी समय करीब 2 करोड़ के आसपास भारतीय और भारतीय मूल के लोग किसी न किसी तरह से आफत में फंसने के डर में हो सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस वाली 14 मिलियन की ये जो आबादी है उससे कोई भी कॉन्टिनेंट अछूता नहीं है। ऐसे में किसी भी तरीके की आफत में भारतीयों के प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे खतरों का सामना करने वाले यूक्रेन के भारतीय स्टूडेंट्स और सूडान में भारतीय कामगारों के अलावा बेहद खतरनाक स्थिति में कई देशों में ऐसे इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। इनमें इराक और यमन जैसे देशों में काम कर रही भारतीय मूल के नर्सों के अलावा लीबिया, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में मौजूद भारतीय मजदूर शामिल हैं। लीबिया लंबे समय से युद्ध का शिकार रहा है और सीरिया और लेबनान में तो अभी भी भारी अशांति छाई हुई है। ऐसे में बिल्कुल बेसहारा भारतीयों की मदद करने को लेकर भारत सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यहाँ वो सलाह काम आ सकती है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2022 में दी थी। तब कहा गया था कि ऐसी परिस्थितियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक स्पेशल फोर्स बनाए जाने की दरकार है जो ऐसे हालात से निपटने में सक्षम हो। वैसे दशकों से ऐसी आफतों में अपने लोगों को रेस्क्यू करने के मामले में भारत का रिकॉर्ड काबिल तारीफ रहा है। जोर इसी पर होना चाहिए कि रिकॉर्ड बरकरार रहे। ऐसे ही रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को 72 घंटों के सीज फायर के भीतर निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एयरफोर्स और नेवी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। सड़क के रास्ते भारतीयों को पोर्ट सूडान तक लाया जा रहा है और यहाँ से आगे एयरफोर्स और नेवी की मदद से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के लिए इंडिया, यूएस, यूके, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे उन देशों को से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है जिनके नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान में इन देशों के पास ज्यादा रिसोर्सेस है जिनके जरिए भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसे तमाम मदद के बीच नागरिकों को निकालना आसान काम नहीं होगा क्योंकि इस देश में जो युद्ध है वो किसी मिलिट्री और नॉन मिलिट्री ताकत के बीच नहीं बल्कि फौज और पैरामिलिट्री के बीच हो रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और घायलों की संख्या 4000 के करीब है। देश में गृह युद्ध की स्थिति है और ये युद्ध सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री के फोर्स बहुत भीषण तरीके से हो रहा है। हुआ यह है कि इस देश में एक तानाशाह था। तानाशाह का नाम था उमर अल बशीर। इस तानाशाह के खिलाफ देश भर में विरोध होने लगे। इस विरोध के बाद 2019 में मिलिट्री जनरल्स ने मिलकर तानाशाह बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। बशीर तो चले गए लेकिन जनता का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जनता लोकतंत्र और चुनाव की मांग करते हुए प्रदर्शन करती रही। ऐसे प्रदर्शनों के दबाव में तानाशाह के जाने के 4 महीनों में जनता और फौज के बीच इस पर सहमति हुई कि देश में लोकतंत्र बहाल किया जाएगा। तय हुआ कि 2023 के अंत में इस देश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव होने में जो समय बचा था उसके पहले कार्यभार संभालने के लिए अब्दुल्ला हमदोक को देश का पीएम बनाया गया। 2019 के अगस्त में हमदोक ने पीएम की कुर्सी संभाली लेकिन 2021 के अक्टूबर में फौज ने उनसे पीएम की कुर्सी छीन ली और फौज के मुखिया फतेह खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। फतेह ने कहा कि 2023 की जुलाई में इलेक्शन होने से पहले तक वो इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे और देश की सत्ता चलाएंगे। इसके बाद देश की फौज और पैरामिलिट्री के रिश्ते हटाई में पड़ गए और युद्ध शुरू हो गया। आगे ये किस तरीके से इंटेंसिफाई हुआ उस पर मैंने कंप्लीट स्टोरी की है जिसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी की यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी जाते जाते ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।